नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं इनकम टैक्स पेपर 1 के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को। पहला पार्ट जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा। पहले पार्ट में हमने इनकम टैक्स के हिस्ट्री के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम जैसे कई चैप्टर्स को देख चुके हैं। आज इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और डेप्रिसिएशन। इन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज को आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? बताइए। महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, विदेश भत्ता या चिकित्सा भत्ता? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस आर एग्जेम्प्टेड? डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस या मेडिकल अलाउंस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विदेश भत्ता जो होता है करमुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा भत्ता करमुक्त है एक व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए या इनमें से कोई नहीं? एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1 पर्सन, 4 पर्सन, 2 पर्सन या नन ऑफ दीज? तो देखो, एजुकेशन अलाउंस जो होता है ना, ये 2 बच्चों के लिए फ्री होता है और इसका भी एक लिमिट है। हर बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम ये अलाउंस कर मुक्त होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 व्यक्तियों के लिए। यहाँ पे बच्चा देना चाहिए था लेकिन पर्सन दिया है, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपये वेतन मिला तथा 10,000 रुपये मनोरंजन भत्ता मिला। उसने मनोरंजन पे 6,000 रुपये व्यय कर दिए। उसे धारा 16(2) में कटौती कितनी मिलेगी? अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसिव्ड सैलरी ऑफ ₹1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. He spent 6,000 on entertainment. He is entitled to the deduction under section 16(2) is 10,000, 6,000, 5,000 या नील? तो देखो, मनोरंजन भत्ता के लिए नियम ये है कि एक्चुअल अमाउंट जो मिला हो इसे हम लेंगे। इसके अलावा बेसिक सैलरी का 20% कैलकुलेट करेंगे और 5,000 रुपये का अमाउंट लेंगे जो मैक्सिमम लिमिट है। इन तीनों को कंपेयर करने के बाद जो सबसे कम होगा उतने रुपए की छूट आपको मनोरंजन भत्ते के लिए मिलती है। तो यहाँ पे कर्मचारी को मिला है 10,000 रुपये एक्चुअल अमाउंट है और उसकी सैलरी का 20% यदि देखा जाए तो 24,000 रुपये होता है और 5,000 रुपये की जो मैक्सिमम लिमिट है। इन तीनों में सबसे कम यही 5,000 रुपये वाला अमाउंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उसे 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आय कर से पूर्णतः कर मुक्त है? महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, विदेश भत्ता, इनमें से कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स? डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस या नन ऑफ दीज? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। विदेश भत्ता यानी फॉरेन अलाउंस जो है आय कर से पूर्णतः कर मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम क्या है? अभी मैंने आपको बताया 5,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज इंटरटेनमेंट अलाउंस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज ₹5,000। अगला प्रश्न है, सकल वेतन में से कटौती मिलती है। डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी? व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, आय कर या बीमा प्रीमियम? प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स या इंश्योरेंस प्रीमियम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यवसाय कर या प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पे इसे पेशा कर कहना चाहिए या फिर व्यवसाय कर जो है इसकी कटौती आपको ग्रॉस सैलरी में से मिलती है। ग्रॉस सैलरी में 3 चीज़ों की कटौती मिलती है। पहला आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का या इसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, और तीसरा आपको मिलता है मनोरंजन कर। ठीक है, ये 3 कटौतियाँ ग्रॉस सैलरी में से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, वेतन में शामिल है मजदूरी, पेंशन, बिक्री पर कमीशन या ये सभी?
सैलरी इंक्लूड्स वेजेज, पेंशन, कमीशन ऑन सेल या ऑल ऑफ दीज। तो देखो वेतन में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेतन में शामिल होते हैं नकद प्राप्तियां, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ या ये सभी। सैलरी इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट, परक्विसिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब इनकम फ्रॉम सैलरी हम निकालते हैं तो कैश में आपको जो सैलरी मिल रही है उसे भी लिया जाता है। कोई अलाउंस मिला है तो बहुत सारे अलाउंस टैक्सेबल है, उनको भी जोड़ा जाता है। कोई अनुलाभ मिला है, परक्विसिट मिला है, उसका भी मूल्य जोड़ा जाता है। अनुलाभ क्या होते हैं? कर्मचारी को नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अपनी ओर से कुछ सुविधा दे देता है, मकान की, गाड़ी की या बच्चों के शिक्षा के लिए, तो ये सब अनुलाभ में कहे जाते हैं। इसके अलावा वेतन के स्थान पे कोई लाभ मिला है तो ये भी आपके सैलरी में ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है सरकारी कर्मचारी को, गैर सरकारी कर्मचारी को, क एवं ख दोनों को या इनमें से कोई नहीं। डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो देखो मनोरंजन भत्ते की छूट केवल सरकारी कर्मचारियों को अलाउ है, गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है 8% तक, 9% तक, 9.5% तक या 10% तक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 8%, 9%, 9.5% या 10%। तो प्रोविडेंट फंड खाते में जो भी पैसा जमा होता है कर्मचारी का, उस पर यदि उसे कोई ब्याज मिल रहा है तो सालाना तौर पे 9.5% तक का ब्याज यदि मिलता है तो वो कर मुक्त होता है। यदि 9.5% से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो भी वो 9.5% तक कर मुक्त होगा, और 9.5% के बाद जो एडिशनल अमाउंट मिला है वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने के लिए दिया गया है, यानी ये एक अनुलाभ है। तो मकान की सुविधा का मूल्य क्या होगा? वेतन का 15%, वेतन का 10%, वेतन का 7.5% या उचित किराया। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ अ हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज 12 लाख। द वैल्यू शैल बी 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी और फेयर रेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। वेतन का 10% उस मकान की वैल्यू मानी जाएगी। इसका नियम क्या है? नियम देख लेते हैं। इसका नियम ये है कि आबादी यानी पॉपुलेशन यदि 10 लाख से कम है तो ऐसे केस में सैलरी का 7.5% उस मकान का वैल्यू माना जाता है। ठीक है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में यदि शहर की आबादी है तो ऐसे केस में सैलरी का 10% मकान की वैल्यू मानी जाएगी, और 25 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों में सैलरी का 15% हिस्सा उस मकान का वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे 12 लाख क्योंकि है आबादी, इसलिए वो ये वाले केस में इस कैटेगरी में वो व्यक्ति आता है और सैलरी का 10% उसके मकान का वैल्यू होगा। अगला प्रश्न है, माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है प्रत्येक कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए या डायरेक्टर के लिए। वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर एवरी एम्प्लाई, स्पेसिफाइड एम्प्लाई, ऑफिसर या डायरेक्टर। तो देखो माली की सुविधा का मूल्य जो है ना केवल स्पेसिफाइड एम्प्लाई के लिए टैक्सेबल होता है, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है। कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य मूल्य होगा 1000 रुपये प्रति माह, 1200 रुपये प्रति माह, 200 रुपये प्रति माह या शून्य। तो यहाँ देखो, यहाँ शिक्षा की लागत जो है ना ये भत्ता नहीं है, भत्ता जो मिलता है वो 100 रुपये पर मंथ
पर चिल्ड्रन छूट होती है। ये अनुलाभ है। यहाँ पे नियोक्ता जो है अपनी ओर से बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है और 1200 रुपये प्रति माह खर्चा कर रहा है प्रति बच्चे पे। ठीक है, तो ये अनुलाभ की कैटेगरी में आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपका भत्ता था, अलाउंस था। तो यहाँ पे कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा का कर योग्य मूल्य क्या होगा? 1200 रुपये पर मंथ होगा। ठीक है ना, यानी जो एक्चुअल खर्च हो रहा है वही कर्मचारी के लिए टैक्सेबल अमाउंट भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति करमुक्त होती है 8,000 रुपये तक, 0, 20,000 रुपये तक या 25,000 रुपये तक। तो देखो, यदि चिकित्सा का सुविधा एम्प्लॉयर दे रहा है तो ऐसे केस में यदि एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ कोई भी इलाज होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा यदि किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए और वहाँ का बिल नियोक्ता ने भरा तो वो भी पूरी तरीके से कर मुक्त होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी कर मुक्ति नहीं मिलती है। जितना भी खर्च हुआ वो सब का सब आपका टैक्सेबल होगा। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जम्प्टेड अप टू नील। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, इसलिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है या सरकारी कर्मचारी के लिए कर मुक्त होता है? हाउस रेंट अलाउंस इज फुल्ली एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड टू सर्टेन लिमिट, एग्जम्प्टेड इन बिग सिटीज या एग्जम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक सीमा तक ये कर मुक्त होता है। इसका नियम अलग से काफ़ी लंबा चौड़ा इसका हिसाब है। तो यहाँ पे कल इसमें आपको यही बताना है कि कितना कर मुक्त होता है। तो एक सीमा तक कर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त होगा। वास्तविक मकान किराया भत्ता, 10% वेतन से अधिक दिया हुआ किराया या जो भी कम हो। यानी यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। 3 में से 2 कंडीशन ये दे दिया कि वास्तविक मकान किराया भत्ता टैक्सेबल होगा, 10% वेतन से अधिक दिया गया किराया कर मुक्त होगा, या तीसरा जो ऑप्शन है वो कर मुक्त होगा। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका 40% ऑफ सैलरी होगा। ठीक है ना, वेतन का 40%। यानी 3 कंडीशन है, वास्तविक मकान किराया भत्ता, 10% वेतन से अधिक दिया गया किराया और वेतन का 40%। तीनों में जो सबसे कम होता है उतना अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस का वो टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्टेड होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे अवकाश ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन आ गए, रिटायरमेंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग्य होगी। कुल पेंशन का 1/3 भाग, कुल पेंशन का 2/3 भाग, कुल पेंशन का 1/4 भाग या कुल पेंशन का 1/2 भाग। द कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेच्युटी shall be taxable 1/3 of total pension, 2/3 of total pension, 1/4 of total pension या हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाफ ऑफ द टोटल पेंशन। ठीक है, कुल पेंशन का आधा भाग। इसमें नियम ये है, यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी मिल रही है और साथ में एक मुफ्त पेंशन भी मिल रहा है, तो ऐसे केस में यदि दोनों चीज़ें इसे मिल रही हैं तो पेंशन का 1/3 भाग जो है कर मुक्त होता है। अच्छा, यदि इसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, केवल एक मुफ्त पेंशन मिलेगा, तो ऐसे केस में प्राप्त होने वाले पेंशन का 1/2 भाग जो है वो कर मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि इसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि क्या है? तो देखो, कोई भी गैर सरकारी कर्मचारी हो, यदि वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है तो उसे मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पे कर मुक्ति मिल सकती है। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेगी।
ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई covered by the payment of the gratuity act 1972, what is the maximum amount of gratuity exempt from the tax? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 20 लाख रुपीज आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम होती है पूर्णतया कर मुक्त, आंशिक कर योग्य, पूर्णतया कर योग्य या 10 लाख रुपए तक कर मुक्त। Gratuity received by a government employee is fully exempted, partly taxable, fully taxable या exempted up to 10 लाख। तो देखो, सरकारी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी पूर्णतया कर मुक्त होती है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूतकालीन सेवाओं के बदले समय समय पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं? द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर पास्ट सर्विस इज नोन एज पेंशन, पेंशन की एक मुफ्त राशि यानी कम्यूटेड पेंशन, ग्रेच्युटी या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखो, जो व्यक्ति पहले सेवा दिया हुआ है अब रिटायर हो गया है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद समय समय पर मिलने वाली जो राशि होती है उसे पेंशन कहते हैं। आमतौर पे पेंशन मंथली बेसिस पे मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कर्मचारी कहता है कि भाई हम मंथली पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, या मंथली पेंशन जितना बनता है उसका कोई हिस्सा हमें इकट्ठा चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, एक मुश्त राशि। ऐसे केस में एक अंदाज़ा लगाकर उसका तरीका है, पेंशन का एक हिस्सा एक साथ इकट्ठे पेमेंट कर दिया जाता है और मंथली मिलने वाली पेंशन की राशि को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। तो एक मुश्त पेंशन का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न देखो, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम राशि कर मुक्त होती है 2 लाख, 1,35,360, 2,40,000 या 25 लाख रुपए। तो जो कर्मचारी छुट्टियों को नहीं लेते हैं या छुट्टी कम लेते हैं, उनकी छुट्टियां इकट्ठी हो गई हैं और जब वो रिटायर होते हैं तो छुट्टियों का भी उनको पैसा मिलता है छुट्टियों के बदले में, तो ऐसे राशि में मैक्सिमम 25 लाख तक की छूट मिल सकती है। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट फॉर द इनकैशमेंट ऑफ द अर्नड लिव्ड रिसिव्ड बाय द एम्प्लॉई इज मैक्सिमम ₹25 लाख। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन रिंट्रेचमेंट इज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख। तो देखो, यदि छटनी होती है किसी संस्था में और कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, उसके बदले में उसे कोई क्षतिपूर्ति मिलती है, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है टैक्स फ्री होता है। 5 लाख से अधिक जो क्षतिपूर्ति मिली है वो टैक्सेबल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि क्या है? तो पिछले क्वेश्चन में छटनी थी, यानी जानबूझकर हटा दिया गया, ज़बरदस्ती हटा दिया गया। यहाँ पे बात हो रही है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने की, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज, तो इस केस में भी 5 लाख रुपए की लिमिट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चाहे छटनी की वजह से क्षतिपूर्ति मिली हो या स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने की वजह से क्षतिपूर्ति मिली हो, मैक्सिमम 5 लाख की ही कर मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने पर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या समस्त राशि। अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्टेड 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या होल अमाउंट। तो देखो, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा कटता रहता है नौकरी के दौरान, वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद जब वो पैसा मिलता है तो वो पूरी तरीके से कर मुक्त होता है। होल अमाउंट टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है पेंशन की एक मुश्त राशि, ग्रेच्युटी की राशि, अर्जित अवकाश वेतन या इनमें से सभी। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, सरकारी कर्मचारी के लिए ये सब के सब चीज़ें टैक्स फ्री होती हैं,
एग्जेम्प्टेड होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही सरकारी नौकरी के पीछे थोड़ी भागते हैं लोग। अगला देखो, यहाँ एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, वह करमुक्ति का दावा कर सकता है। उन दोनों के संबंध में अधिकतम राशि प्रत्येक नियोक्ता से 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, केवल पहले नियोक्ता से। उन दोनों के संबंध में अधिकतम राशि प्रत्येक नियोक्ता से 20 लाख से अधिक नहीं, या उन दोनों के संबंध में अधिकतम राशि दोनों एक साथ के लिए 20 लाख रुपए से अधिक नहीं। Where an individual received retirement gratuity from more than one employer, he can claim exemption in respect of both of them, maximum amount not exceeding rupees 10 lakh for each employer, only from the first employer. In respect of both of them, maximum amount not exceeding rupees 20 lakh for each employer, या in respect of both of them, maximum amount not exceeding rupees 20 लाख both put together। तो देखो, ग्रेच्युटी के लिए नियम आपने पढ़ा है कि 20 लाख रुपए मैक्सिमम छूट मिलेगी। अब ये 20 लाख की लिमिट ये नहीं देखती है कि आपने कितनी जगह से ग्रेच्युटी पाया है, एक व्यक्ति से पाया है, कई व्यक्तियों से पाया है, मैक्सिमम आपको 20 लाख का छूट मिलेगा, भले आपने उसे कई जगह से पाया हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, मैक्सिमम अमाउंट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 20 लाख बोथ पुट टुगेदर, दोनों को एक साथ मिलाकर 20 लाख रुपए से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है यदि कर्मचारी ने सेवा का 16 वर्ष 6 माह और 5 दिन पूरा कर लिया है, पूर्ण वर्ष की संख्या मानी जाएगी। 16 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष 6 माह और 5 दिन, या इनमें से कोई नहीं। An employee is covered under Payment of the Gratuity Act 1972 if the employee has completed service of 16 years, 6 months and 5 days. The number of completed years shall be taken as 16 years, 17 years, 16 years 6 months and 5 days और none of these। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17 ईयर। इसमें नियम ये है कि जो कंप्लीट ईयर होते हैं वो तो लिया ही जाता है, इसके अलावा 6 माह या इससे अधिक इसे पूरा साल मान लिया जाता है, और 6 माह से यदि कम की अवधि है आखिरी वाले साल में तो उसे मान लिया जाता है कि वो साल काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 16 साल के बाद 6 महीने और 5 दिन काम किया है, इसलिए ये पूरा साल जोड़ा जाएगा, 16 और 1 17 साल हो जाएगा। यही 16 ईयर 5 मंथ एंड 29 डेज हो जाता तो यहाँ पे 16 ही साल माना जाता। ठीक है, 6 महीने से कम की अवधि होने पे उस साल को छोड़ दिया जाता है, 6 महीने या उससे एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो उस साल को पूरे साल के रूप में जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17 ईयर। अब हमारा चालू होता है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य खर्चों के संबंध में कटौती की मात्रा है वार्षिक मूल्य का 1/5 भाग, वार्षिक मूल्य का 1/4 भाग, वार्षिक मूल्य का 30% या प्राप्त किराए का 1/4 भाग। डिडक्शन फॉर द अदर एक्सपेंसेज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट in the computation of income from the house property is allowable to the extent of 1/5 of annual value, 1/4 of annual value, 30% of annual value या 1/4 of rent received। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वार्षिक मूल्य का 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये सभी लोगों को मिलता है, और इसके अलावा किसी भी खर्च की कोई छूट नहीं मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरेश ने 2021 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा। गत वर्ष 2022-23 में ऋण पर 2,10,000 रुपये ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय कटौती की राशि है। सुरेश परचेज्ड अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज आफ्टर टेकिंग अ लोन इन मई 2021। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 he paid interest on loan
₹2,10,000. In computing income from the house property, the deduction is allowable to the extent of ₹2,10,000, ₹1,00,000, ₹75,000 या ₹2,00,000. तो देखो, यदि स्वयं के रहने के लिए मकान खरीदा गया है और मकान को खरीदने के लिए कोई लोन लिया गया है, तो प्रीवियस ईयर में जो ब्याज चुकाया गया वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। 2 लाख तक की छूट मिलती है मकान खरीदने के केस में। और यदि मरम्मत के लिए ये लोन लिया गया है तो 30,000 रुपये की लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 2 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, भवन निर्माण के पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है 2 वर्षों में 2 किस्तों में, 3 वर्षों में 3 किस्तों में, 5 वर्षों में 5 किस्तों में और 4 वर्षों में 4 किस्तों में। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रीवियर टू द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन in 2 installment for 2 year, in 3 installment for 3 year, in 4 installment for 4 year या फिर in 5 installment for 5 year। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 वर्षों में 5 किस्तों में ये कटौती मिलेगी। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहा है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? जैसे मकान खरीदने के लिए या बनवाने के लिए आपने लोन लिया, तो मकान एक दिन में तो बन के तैयार होगा नहीं। लोन मान लो आपने 2020 में लिया, मकान बन के 2022 में तैयार हुआ। अब ये 2 साल जो था, मकान जब तक बना नहीं था तो उसके ऊपर कंप्यूटेशन तो हुआ नहीं मकान संपत्ति से आए। तो 2020 से 22 के बीच में जो लोन का इंटरेस्ट आपने चुकाया है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माना जाता है। 2022 के बाद तो मकान का वैल्यूएशन होने लगा और उसमें आपको इंटरेस्ट की छूट भी मिलने लगी। लेकिन 2020 से 22 के बीच में जब कंप्यूटेशन नहीं हुआ, उस समय के लोन का आपको छूट कैसे मिलेगा? तो उस समय जितना भी लोन का ब्याज इकट्ठा हुआ है वो 5 वर्षों में 1/5 भाग करके 5 वर्षों में पूरी छूट आपको मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु गत वर्ष 2022-23 में लिए गए ऋण पर 1,20,000 रुपये ब्याज दिया। मकान संपत्ति से आय की गणना में कटौती योग्य राशि होगी। इंटरेस्ट पेड ₹1,20,000 ऑन लोन टेकन इन द प्रीवियस ईयर 2022-23 फॉर द रिनोवेशन ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। रिनोवेशन की बात हो रही है। इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी द डिडक्शन शैल बी अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ। तो यहाँ पे आपकी लिमिट हो जाती है 30,000 रुपये। मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपये, मकान का यदि रिनोवेशन हो रहा है या मरम्मत यानी रिपेयर हो रहा है तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम 30,000 रुपये तक की इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा 23(2)(b) में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य क्या होगा? नगर पालिका मूल्य, उचित किराया, मानक किराया या शून्य। द एनुअल वैल्यू फॉर द वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी referred to the section 23(2)(b) shall be municipal value, fair rent, standard rent और nil। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शून्य। जो मकान संपत्ति खाली है उसका वार्षिक मूल्य हमेशा शून्य होता है। अगला प्रश्न है, आय कर के उद्देश्य से मकान से आशय है रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन, गोदाम या मकान में ये सभी सम्मिलित हैं। फॉर इनकम टैक्स पर्पज द हाउस मीन्स डिवेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, गोडाउन या एबव ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाउस। तो देखो, आय कर के उद्देश्य से मकान से आशय तो इन सभी से है, मकान में ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लेकिन इन सभी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका रहने का मकान शामिल होगा और किराए पर दिया गया मकान शामिल होगा। ठीक है, ये दोनों जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होते हैं। यदि आप कार्यालय के लिए कोई भवन प्रयोग कर रहे हैं या गोदाम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वो मकान तो माने जाएंगे, लेकिन वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होंगे, बल्कि वो सीधे जो है आपके बिजनेस के एसेट के रूप में माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा है 1.5 लाख, 1 लाख, 30,000 या कोई सीमा नहीं। द मैक्सिमम डिडक्शन
ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गिवन ऑन रेंट इज। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। यदि मकान किराए पर दिया गया है तो उस मकान को बनवाने के लिए जो भी लोन लिया गया, उस पर जो भी ब्याज चुकाया गया, वो अनलिमिटेड अमाउंट तक जो है टैक्स फ्री होगा। जो भी एक्चुअल पेमेंट किया गया है ब्याज का, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। स्वयं के रहने के मकान के लिए लिमिट है 2 लाख रुपए बनवाने के लिए, 30,000 रुपये मरम्मत और नवीनीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, स्वयं के व्यापार के लिए उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है शुद्ध लाभ, उचित किराया, नगरपालिका मूल्य या शून्य। इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस इज नेट प्रॉफिट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू या नील। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नील। बिजनेस में जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक्स ने स्वयं के रहने के लिए मकान 2014 में क्रय किया जिस पर उसने 9,75,000 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की कटौती होगी, वर्ष में देय ब्याज 1.5 लाख रुपये है। एक्स परचेज अ हाउस फॉर हिज रेसिडेंस एंड बारोड रुपीज 9,75,000 इन द 2014। द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट विल बी व्हेन इंटरेस्ट पेबल इन द प्रीवियस ईयर इज 1,50,000। तो देखो यहाँ पे स्वयं के रहने के लिए मकान क्रय किया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट तो 2 लाख रुपए है, लेकिन यदि आपने 2 लाख से कम ब्याज चुकाया है तो एक्चुअल में जो आपने ब्याज चुकाया है उतने ही रुपए की छूट मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1.5 लाख रुपए सही हो जाएगा। यदि आप 2 लाख से अधिक ब्याज चुकाते हैं तब आपको 2 लाख की छूट मिलेगी, बाकी की छूट नहीं मिलेगी। यदि आप 2 लाख से कम ब्याज चुकाते हैं तो एक्चुअल ब्याज जो आपने चुकाया है उसका छूट आपको मिल जाएगा। ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया, शून्य या इनमें से जो कम हो। द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, जीरो या विच एवर इज लेस। तो देखो स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है। फार्म हाउस, राजा का महल, व्यापारिक भवन या ये सभी। विच ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। फार्म हाउस, पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर, बिजनेस बिल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये सभी जो है कर योग्य नहीं होते हैं। राजा का एक महल कर मुक्त है, फार्म हाउस जो है वो आपका कृषि संबंधी कार्य के लिए यदि यूज हो रहा है तो फार्म हाउस टैक्स फ्री होता है, एग्रीकल्चर इनकम में हमने पढ़ा है। बिजनेस बिल्डिंग जो है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती ही नहीं है, इसलिए ये सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक मकान का वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपये है। इस मकान के बराबर के सहस्वामी बी और सी हैं। बी की मकान संपत्ति से आय कितनी होगी। 42,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये या 1,20,000 रुपये। द एनुअल वैल्यू ऑफ एन हाउस प्रॉपर्टी इज 1,20,000। बी एंड सी आर इक्वल को ओनर ऑफ द हाउस। बीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल बी 42,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि दोनों लोग बराबर के सहस्वामी हैं, को ओनर हैं इक्वली, तो 1,20,000 का एनुअल वैल्यू दोनों लोगों में बराबर बटेगा। तो एनुअल वैल्यू एक आदमी का कितना हो गया, बी का मान लो 60,000 रुपये हो गया। अब इस 60,000 रुपये में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 18,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 42,000 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपये है। धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती कितनी होगी। द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 40,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A शैल बी 8,000, 10,000, 12,000 या 15,000। तो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एनुअल वैल्यू का 30% मिलता है, और ये किस धारा में मिलता है, धारा 24A में ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका 40,000 का वैल्यू है एनुअल वैल्यू,
तो इसका 30% जो है डिडक्शन आपको मिलेगा, यानी 12,000 रुपये का डिडक्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गत वर्ष में बकाया किराया 1,00,000 रुपये प्राप्त हुआ, इनमें से कितने राशि की कटौती मिलेगी? 0, 20,000, 30,000 या 50,000? एरियर ऑफ रेंट रिसिव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ₹1,00,000। फ्रॉम दिस अमाउंट द डिडक्शन शैल बी अलाउड 0, 20,000, 30,000 या 50,000। तो देखो, यदि कोई रेंट जो है नहीं मिला हो, बकाया किराया हो, और भविष्य में कभी वो किराया मिल जाता है, तो भी उस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे किराया उनको मिला है 1,00,000 रुपये, बकाया किराया एरियर मिला है 1,00,000 रुपये का, तो इसका 30% यानी कि 30,000 रुपये की कटौती उनको मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1,00,000 रुपये, इस राशि में से कटौती मिलेगी। अनरियलाइज रेंट सब्सिक्वेंट टू क्लेमिंग डिडक्शन रियलाइज 1,00,000 रुपीज़। फ्रॉम दिस अमाउंट डिडक्शन शैल बी अलाउड। तो यहाँ पे भी आपको 30% का डिडक्शन मिलता है। ये 30% का डिडक्शन हर केस में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकान संपत्ति के आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार क्या होता है? नगर पालिका मूल्य, प्राप्त किराया, मानक किराया या वार्षिक मूल्य? द बेस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसिव्ड, स्टैंडर्ड रेंट या एनुअल वैल्यू? तो देखो, कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो हमें एनुअल वैल्यू के बेस्ड पर ही जो है मकान की आय का गणना करना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब ये वार्षिक मूल्य निकालने के लिए हम नगर पालिका मूल्य को भी ध्यान में लेते हैं, प्राप्त किराए को भी ध्यान में लेते हैं, मानक किराए को भी ध्यान में रखते हैं, और इन तीनों को कंपेयर करके, वास्तविक किराए के साथ कंपेयर करके हम वार्षिक मूल्य निकालते हैं, और वार्षिक मूल्य के आधार पर ही फिर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। म्यूनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी। गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया, गत वर्ष में मकान मालिक के द्वारा दिया गया, गत वर्ष में देय जितना भी हो, या इनमें से कोई नहीं। पेड बाय द टेनेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या नन ऑफ दीज। तो देखो, नगर पालिका कर की छूट जो है केवल उस अमाउंट की मिलती है जो वास्तव में मकान मालिक ने पे किया हो और प्रीवियस ईयर के दौरान पे किया हो। अब वो किस ईयर का अमाउंट था, किस साल का एरियर था, इससे मतलब नहीं है। यदि 10 साल का बकाया नगर पालिका कर पिछले गत वर्ष में ही पे किया गया, तो उस गत वर्ष में पूरे के पूरे अमाउंट का ही छूट मिल जाएगा। यानी गत वर्ष में मकान मालिक ने जितना भी नगर पालिका कर पेमेंट किया है उसकी कटौती आपको मिलेगी। किराएदार द्वारा दी गई अमाउंट की कटौती नहीं मिलती है, और देय होने के आधार पर भी नगर पालिका कर की कटौती नहीं मिलती है, वास्तव में पेड होने पर मिलती है। अगला प्रश्न है, गत वर्ष 2022-23 में ए को बकाया किराया 60,000 रुपये प्राप्त हुआ। धारा 25A के अंतर्गत कर योग्य राशि होगी। ए रिसिव्ड ₹60,000 एज एरियर ऑफ रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A वुड बी 60,000, 42,000, 40,000 या 30,000। तो देखो, यहाँ पे 60,000 रुपये किराया मिला है, बकाया किराया। इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, यानी 18,000 रुपये, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट होगा ये अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट होगा 42,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला चैप्टर, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पहला क्वेश्चन देखो, धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक है 30 लाख रुपए से, 40 लाख रुपए से, 60 लाख रुपए से या 10 करोड़ रुपए से। अंडर सेक्शन 44AB द ऑडिट ऑफ द अकाउंट इज कंपल्सरी इफ टोटल सेल्स एक्सीड 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख या 10 करोड़। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जिस व्यक्ति की कुल बिक्री, जिस व्यापार की कुल बिक्री
10 करोड़ रुपए से अधिक होती है उसे अपने हिसाब किताब का ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। 10 लाख से कम बिक्री होने पे ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। धारा 44 ए बी के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि का आशय है 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर या 30 नवंबर। अंडर सेक्शन 44 ए बी स्पेसिफाइड डेट मीन्स 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर या 30 नवंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30 सितंबर को निर्दिष्ट तारीख माना जाता है, यानी स्पेसिफाइड डेट माना जाता है। इस डेट तक आपको अपने ऑडिटेड हिसाब किताब को प्रदर्शित करना होता है। अगला प्रश्न है, फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है 15% तक, 16% तक, 18% तक या 12% तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर इज अलाउड अप टू 15%, अप टू 16%, अप टू 18% या अप टू 12%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि फर्म के किसी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा 12% तक दिखाया जा सकता है बिजनेस के खर्चों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है? अशोध्य ऋण, माल और सेवा कर, आय कर या उत्पाद कर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेज इज नॉट एन एडमिसेबल एक्सपेंसेज? बैड डेब्ट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। तो देखो, व्यापार से आय शीर्षक में जब टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है तो हमने पीएल अकाउंट में जो खर्चे दिखाए हैं उनमें कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो मान्य नहीं हैं, तो उन खर्चों को हमें हटाना पड़ता है और नया प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा खर्चा है जो स्वीकृत नहीं है। तो बैड डेब्ट्स अलाउड है, जीएसटी भी अलाउड है, एक्साइज ड्यूटी भी अलाउड है, लेकिन आय कर का खर्चा यदि आप अपने पीएल अकाउंट में दिखाते हैं तो इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए ये खर्चा अलाउड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय हानि व्यापार और पैसे आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है? आग से नष्ट हो गया व्यापारिक रहतिया 20,000 रुपये, मनोरंजन व्यय 10,000 रुपये, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन 2,000 रुपये या एक साझेदारी फर्म के समझौते के प्रारूप को तैयार करने के लिए वकील को दी गई 500 रुपये की फीस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए वकील को दी गई फीस जो है ना, ये अलाउड एक्सपेंसेज नहीं है, ये कटौती योग्य नहीं है। अगला प्रश्न देखो, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। देखो भाई, यहाँ ध्यान देना, अस्वीकृत पूछा है। व्हाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम द डिसअलाउड पोर्शन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज इज 1/2, 1/5, 4/5 और 3/5। तो देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज यदि कोई किया गया है तो इसे 5 सालों में 1/5, 1/5 भाग करके इसको खर्चों में दिखाया जा सकता है, यानी 1/5 भाग अलाउड है। तो कौन सा भाग अलाउड नहीं होगा? 4/5 भाग अलाउड नहीं होगा, अस्वीकृत पूछा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 4/5 पोर्शन। अगला प्रश्न है, कुछ दशाओं में आंतरिक शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। 100% ऑफ वेटेड डिडक्शन फॉर इन हाउस रिसर्च इन सम केसेज इज अलाउड टू। किसी भी करदाता को एनी एसएससी, कंपनी करदाता को कंपनी एसएससी, वैज्ञानिक शोध संघ को और साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या सहकारी समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये छूट केवल कंपनी को मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? व्यापार, व्यवसाय, पेशा या इनमें से कोई नहीं। अंडर विच द वर्क ऑफ द डॉक्टर इज कवर्ड, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन या नन ऑफ दीज। तो देखो, डॉक्टर का कार्य जो है पेशे के रूप में यानी प्रोफेशन के रूप में माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्वीकृत व्यय को छांटिए। माल और सेवा कर, आय कर निर्धारण व्यय, आय कर या मशीन पे ह्रास। पिक आउट द इन एडमिसेबल एक्सपेंसेज, जीएसटी, एक्सपेंसेज ऑन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स या डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो आयकर जो है ये एडमिसेबल एक्सपेंसेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है संदिग्ध ऋण संचय, वास्तविक ध्रुपद ऋण, संदिग्ध ऋण या ये सभी। अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इज डाउटफुल डेब्ट्स रिजर्व, एक्चुअल बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, ऑल ऑफ द दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वास्तव में जो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया है वही जो है केवल अलाउड होता है इनकम टैक्स के लिए। जो अभी हुआ नहीं है, जो बैड डेब्ट्स अभी बना नहीं है, उसके लिए केवल हमने प्रोविज़न किया है तो वो अलाउ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2022 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक व्यय किए, स्वीकृत कटौती होगी। एक्स लिमिटेड स्पेंट 1 लाख रुपीज एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑन 31 मार्च 2022, डिडक्शन अलाउड इज। तो अभी हमने देखा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का 1/5 भाग 1 साल में अलाउ होता है। तो 1 लाख रुपए का जब एक्सपेंसेज हुआ है तो उसका 1/5 भाग यानी 20,000 रुपये अलाउड होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 रुपये रोकड़ में किया गया और स्वीकृत व्यय होगा। भुगतान की गई राशि का 25%, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या शून्य। ₹30,000 पेड इन कैश फॉर हायर चार्ज ऑफ गुड्स कैरेज, द डिसअलाउड एक्सपेंसेज शैल बी 25% ऑफ अमाउंट पेड, 20,000, 30,000 या नील। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नील। ये पूरा का पूरा अमाउंट स्वीकृत होगा। यहाँ पूछ रहा है अस्वीकृत व्यय, तो शून्य भाग अस्वीकृत होगा और बाकी 30,000 रुपये पूरा का पूरा स्वीकृत हो जाएगा। इसके लिए लिमिट है कि यदि माल वाहन भाड़े का भुगतान 35,000 रुपये तक कैश में किया जाता है तो वो स्वीकार मान लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया। गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या शून्य। अ कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंसेज ₹1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एमंग्स इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द कंपनी। तो यहाँ पे भी 1/5 भाग का ही नियम लागू होता है, इसलिए 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सोनियर में विज्ञापन के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, उसे कटौती मिलेगी व्यवसाय की कुल आय में से, अन्य साधनों की आय में से, सकल कुल आय में से या इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सकल कुल आय में से ये कटौती मिलेगी, बिजनेस इनकम में से ये कटौती नहीं मिलेगी। ये प्रश्न यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। अमाउंट पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च, द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट 100%, 125%, 150% या 200%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 100%। ठीक है, 100% छूट मिलती है यदि कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जो है सोशल रिसर्च करती है तो। अगला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक पेशा, वृत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशन, वोकेशन, बिजनेस और नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक पेशा हो गया। कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है और व्यक्ति अपना खुद का काम करता है उस टेक्निकल नॉलेज को लेने के बाद, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, तो ये सभी जो है पैसे की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर चालू हो जाता है। आइए देखते हैं, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास किस पर मिलता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन क्रय मूल्य, बाजार मूल्य, अपलिखित मूल्य या अंकित मूल्य, परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, रिटन डाउन वैल्यू या फेस वैल्यू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपलिखित मूल्य।
रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। आपने जितने में भी वो मशीन खरीदी है उस पर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते जाइए, जो रिटन डाउन वैल्यू होगी उस रिटन डाउन वैल्यू पे ही अगला डेप्रिसिएशन आप लगा पाएंगे। ठीक है, यानी रिटन डाउन वैल्यू सिस्टम के आधार पे ही आपको डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलाउड है। स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्रय मूल्य पे चार्ज होता है। अगला प्रश्न है, किस संपत्ति पर ह्रास मिलेगा? पशु, चाय के पौधे, व्यापार की खाती या पेटेंट? डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनिमल, टी बुशेज, गुडविल ऑफ द बिजनेस या पेटेंट। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पेटेंट एक ऐसा ऑप्शन है जिस पे डेप्रिसिएशन अलाउड है, बाकी तीनों पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। अगला प्रश्न है, अशोधित ह्रास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सेटअप? 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर या अनिश्चित काल यानी अनस्पेसिफाइड पीरियड तक? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनस्पेसिफाइड पीरियड। अगला प्रश्न है, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर क्या है? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट इज 25%, 15%, 20% या 5%? तो जितने भी इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त संपत्तियां होती हैं इस पे 25% का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्नीचर पर ह्रास की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर? 5%, 10%, 15% या 20%? तो देखो फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर ह्रास की दर क्या है? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर इज 30%, 40%, 60% या 70%? तो कंप्यूटर पे आपको 40% का डेप्रिसिएशन हर साल लगाने की छूट होती है, अलाउड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की दर क्या है? द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट इज 5%, 10%, 15% या 20%? तो देखो नए प्लांट पर 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किराए पर पर्यटकों के लिए चलने वाली मोटर टैक्सी जो 31/10/2019 को प्राप्त की गई है तथा प्रयोग में लाई गई है पर ह्रास की दर है 10%, 20%, 30% या 45%? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर टैक्सी ऑन हायर फॉर टू द टूरिस्ट विच इज एक्वायर्ड एंड पुट ऑन द यूज ऑन 31 अक्टूबर 2019 इज, यहाँ पे आपका 45% सही हो जाएगा। यदि कोई मोटर टैक्सी किराए पर चलाने के लिए खरीदी गई है तो उस पर 45% का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। अगला प्रश्न देखो, ए लिमिटेड का गत वर्ष 2022-23 में अशोधित ह्रास 6 लाख रुपए है, इसे आगे ले जाया जा सकता है। ए लिमिटेड हैज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 6 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23, दिस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग पढ़ लेना सारे ऑप्शन। अनिश्चित काल के लिए इसे ले जाया जा सकता है आगे और इसकी पूर्ति आय के किसी भी शीर्षक से की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, XYZ लिमिटेड ने 1/4/2022 को पेटेंट एवं कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया। ऐसा व्यय कर निर्धारण वर्ष 2023-24 से 14 वर्षों में कटौती योग्य होगा। कर निर्धारण 23-24 में 5 वर्षों में कटौती योग्य होगा। धारा 32 के अंतर्गत ह्रास मिलेगा या कटौती योग्य नहीं है। XYZ लिमिटेड इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2 लाख ऑन 1/4/2022 फॉर द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट। Such expenditure is eligible for deduction in the 14 years from the assessment year 2023-24, eligible for deduction in the 5 year for the assessment year 2023-24, subject to the depreciation under section 32 या not eligible for deduction। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धारा 32 के अंतर्गत ह्रास मिलेगा, यानी पेटेंट या कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए कोई भी पूंजीगत व्यय आपने किया है
तो इसकी अलग से कोई कटौती नहीं मिलती है। पेटेंट और कॉपीराइट क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट पे 25% का डेप्रिसिएशन धारा 32 में अलाउड होता है। तो धारा 32 के अंतर्गत डेप्रिसिएशन का लाभ आपको मिलेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपकी तैयारी में ये वीडियो मदद किया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।